नमस्कार, मैं रविश कुमार। अपनी गैर हाजिरी में इससे अधिक कोई हाजिर क्या हो सकता है कि आप उन्हें अलविदा कहते वक्त इस तरह से याद किए जा रहे हैं जैसे वो लौट कर आए हों। एक देश जो हर वक्त हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की तलवार पर चल रहा होता है, उस देश में ऐसा एक ही शख्स था जो दिलीप कुमार भी था और यूसुफ खान भी। 1947 की विभाजन रेखा को वो जिस आसानी से पाट दिया करते थे, बहुत कम लोगों में वैसी कुव्वत होती है। उनका एक मकान फूलों के शहर पेशावर में आज तक है। उनका एक मकान पैसों के शहर मुंबई में भी है। आज हिंदुस्तान ने जितना खोया है उतना पाकिस्तान ने भी खोया है। पिछले साल सितंबर में जब पाकिस्तान के पत्रकार शिराज हसन ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिलीप कुमार के पुराने मकान की तस्वीर साझा की, तब दिलीप कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से जवाब दिया कि पेशावर में सभी से गुजारिश है कि मेरे पुश्तैनी मकान की तस्वीर भेजें। फिर तो तस्वीरों और वीडियो का तांता ही लग गया। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में उनका मकान है। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आज भी वहाँ की खुशबू, रंग और मौसमों की यादें ताज़ी हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दियां याद हैं। उन्हें याद है कि महाबत खान की मस्जिद हुआ करती थी। इस बाजार का नाम किस्सा ख्वानी बाजार इसलिए भी पड़ा कि यहाँ व्यापारी अपना किस्सा सुनाते थे और दूसरों का किस्सा सुनते थे। किसे पता था कि उन तमाम अनाम किस्सों के बीच इतना बड़ा किस्सा निकलेगा जिसका नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर दिया जाएगा। दो नामों को एक साथ जीना और ठगों से भरी इस दुनिया में ठग की जगह बेहद ईमानदार और शालीन शख्स के रूप में देखा जाना, यह भी अपने आप में एक किस्सा है जिसका बाजार आज उनके जाने के बाद सजा है। उसी पेशावर में राज कपूर का भी घर है। इसी साल जून में खबर आई कि दिलीप साहब और राज कपूर का मकान पेशावर के पुरातत्व और संग्रहालय महकमे के हवाले किया जा रहा है। दिलीप साहब का बचपन इस मकान में गुजरा है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि बाजार में आग लगी थी जिस वक्त उनकी पैदाइश हुई। दिलीप कुमार ने अगर अपनी कहानी पत्रकार उदया तारा नायर को ना सुनाई होती और उन्होंने उसे जिल्दबंद नहीं किया होता, तो आज आप इतना ही जान रहे होते कि दिलीप साहब महान कलाकार थे, ना आगे ना पीछे। सुनो, यहाँ एक तस्वीर टंगी हुई थी ना? हाँ थी तो, पर पिछले बस ऊंचाई से गिरकर टूट गई। दिलीप कुमार, द सब्सटेंस एंड द शैडो आपको उनके जीवन की तमाम चौखटों तक ले जाती है, यह दिखाने के लिए कि एक कलाकार अपने वजूद से अलग होकर बड़ा कलाकार नहीं बनता है। पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। ऐसा ही एक किस्सा है। जब वाजपेयी पाकिस्तान जा रहे थे तब उन्होंने दिलीप कुमार को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा सके। दिलीप कुमार अपने पिता को आगा जी कहते थे। एक रोज उनसे मिलने उनके दोस्त बशेश्वर नाथ जी के बड़े बेटे घर आए। उनकी खूबसूरती पर घर की औरतें फिदा हो गईं। उस बेटे का नाम पृथ्वीराज कपूर था। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। वैसे उनकी आत्मकथा के शुरुआत से लेकर आखिर के पन्नों पर घर की दादी, अम्मी, फूफी और दीदी के किस्से भरे पड़े हैं। माओं और बहनों के बीच एक कुमार बड़ा हो रहा था। पता चलता है कि खानदानी आदमी थे। दिलीप कुमार ने लिखा है कि बचपन में जब औरतें आकर मेरे बालों की तारीफ करती थीं, तो उनके जाने के बाद दादी के कहने पर अम्मा नजर उतारती थी। उनके चले जाने के बाद आज 92 साल की उम्र में भी जब कोई मेरी सेहत या शक्ल सूरत की तारीफ कर दे, तब सायरा भी यही करती हैं। सायरा बानो से उनकी शादी 1966 में हुई। वो अपने आप में उस वक्त की मशहूर और मकबूल कलाकार थीं। उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ साए की तरह खड़ी रहीं।
हम और आप एक तरह से दिलीप कुमार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके होने और ना होने को, उनके अभिनय की कतरनों को निकालकर टुकड़े टुकड़े में जिए जा रहे हैं। ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, और नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन देवदास, कुछ नहीं पारो, इस आखिरी जुदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है, ताकि चांद से उखड़ा कर कभी आईने में देखो, शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। मैं मूरत, तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है। लेकिन सायरा बानो के लिए दिलीप कुमार एक वीडियो क्लिप भर नहीं थे। उनके दुख की दहलीज तक कोई नहीं पहुंच सकता। सायरा जी ने एक किस्सा उदया तारा नायर की किताब की पृष्ठभूमि में लिखा है। पाली हिल के घर में हम हमेशा मच्छरदानी में सोए, क्योंकि गार्डन की हरियाली के कारण मच्छर बहुत थे। मच्छरदानी के भीतर घुस जाने के बाद मैं हमेशा शरारत के इरादे से उनसे गुजारिश करती कि बिस्तर की दूसरी तरफ पड़ा पानी का गिलास मुझे दे दें। मेरे लाड़ में वो जाली में से बड़ी सफाई से निकालकर मेरे लिए पानी ले आते। मुझे ये देखकर उन पर बहुत प्यार आता था। उन्होंने इस बात की कभी शिकायत नहीं की, कभी मुंह नहीं बनाया। हमेशा मेरे सिरहाने सलीके और प्यार से बैठे रहते, जब तक कि मैं पानी का गिलास खत्म कर उन्हें थमा नहीं देती। इस बात के लिए मैं हमेशा उन्हें दुआ देती और उनका माथा चूम लेती। हमारे बीच में ये सालों पुरानी आदत रही है। हमने बात पेशावर के मकान से शुरू की थी। बॉम्बे के अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में पढ़ने लगते हैं दिलीप कुमार। विभाजन से पहले आ गए थे। हुआ यूं था कि विश्व युद्ध के कारण फलों के कारोबार से जुड़े दिलीप कुमार के पिता सरवर खान नई संभावनाओं की तलाश में बॉम्बे आ गए। लेकिन स्कूल की छुट्टियों में दिलीप कुमार का पेशावर जाना लगा रहा, दादा दादी के पास अंग्रेजी की कविताएं पढ़कर सुनाने और उनसे दाद लेने के लिए। 1930 के दशक के बॉम्बे के बारे में लिखा है कि यहाँ तब हिंदू चाय, मुस्लिम चाय और हिंदू पानी, मुस्लिम पानी मिला करता था। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार ने स्कूल के एक बुली को याद किया है। जब उस बुली ने दिलीप कुमार को मारा तब उन्होंने कुछ नहीं किया, उस वक्त चुप रह गए। लेकिन कुछ दिनों बाद दिलीप कुमार और उनके दोस्तों ने मिलकर उसे मारा तो सारा शहर जान गया, मोहल्ला जान गया कि वो पिट गया है। दिलीप कुमार अपने बचपन को कंधे पर रखकर चलते थे। एक किस्सा है कि जब अखबारों में छपा कि बॉम्बे में ट्राम बंद होने वाली है तो उन्हें दर्द हुआ। 31 मार्च 1964 को हजारों लोगों ने दादर और परेल के बीच चली उस आखिरी ट्राम को विदाई दी। दिलीप कुमार लिखते हैं कि अगर वे दिलीप कुमार नाम का स्टार ना होते और यूसुफ खान ही रहते तो उस आखिरी ट्राम में जरूर सफर करते। हजारों लोगों ने अंतिम ट्राम को विदाई दी थी। उनकी यादों में जितना पेशावर था उतना ही बॉम्बे। कोई अभिनेता अपने शहर को उन दफ्तरों से याद करता है, कोई दिलीप कुमार है जो उसकी बसों, मोहल्लों और पेड़ों से याद करता है। यहीं पर उनका मकान है। जुहू कब्रिस्तान में दिलीप साहब को सुपुर्दे खाक किया गया। बड़ी संख्या में आम लोग अपने इस शानदार अभिनेता को विदाई देने आए। उन्हें मालूम है कि यहाँ दिलीप साहब दफन हो रहे हैं। उनका एक मकान, जिस्म का हर एक कतरा हिंदुस्तान में है, लेकिन एक मकान पेशावर में भी है जिसके बाहर उनकी याद में एक पोस्टर लगाया गया है। ये भीड़ तब है जब जमाने से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है, दशकों से नहीं आई है। उन्नीस में ही उनकी फिल्म आन सुपरहिट हुई, जो उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1947 में ही वो विभाजन रेखा खींची गई, जिसके बाद लोग उधर से इधर और इधर से उधर हो गए। दिलीप कुमार पर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी करने के आरोप लगे। दीपा मेहता की फिल्म फायर का समर्थन करने पर भी बहुत आलोचना हुई। इन सब के बाद भी उन्हें ना कोई उधर धकेल पाया ना इधर धकेल पाया। इस इंटरव्यू में आप उन्हें बोलते सुनिए। सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आप पर्दे के दिलीप कुमार और असली जीवन के दिलीप कुमार में फर्क नहीं कर सकते। I personally feel that it is because perhaps somebody else may be able to get away with it. But why I am targeted for these things again and again
is I am beginning to believe that it is because I belong to the Muslim minority. I think this may be the reason. The film industry traditionally has had a very long history of being a very secular place. Do you perceive a change in recent years, sir? This industry had unfailingly stood up for cosmopolitanity and for secular values. I cannot say that it has changed. I would not like to say that. I am no longer in the hub of things. I'm a little away. So I wouldn't be able to read the climate and the new traditions. But the younger generation has to prove itself and its social or beliefs or its view on not just filmmaking, but the ethics involved in the filmmaking and the obligation that the film workers or stars, producers and directors owe to society. पत्रकार सुनील सेठी ने एनडीटीवी के लिए दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया था। पुराना इंटरव्यू है, अंग्रेजी में इस इंटरव्यू को आप भाषा और उसे बरतने के लहजे के लिए भी सुनिए। उन्हें बोलते हुए सुनकर लगता है कि हमने जिन इलाकों को रवायतों और लफ्जों को बांट दिया है। दिलीप साहब जब बोलते थे तो वो सारा कुछ एक ऐसी जमीन से आता लगता था जिसका बंटवारा कभी हुआ ही ना हो। उनका बोलना उस इलाके का एक मुकम्मल चेहरा था जिसे आप भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। हालात का ख्याल रखिएगा क्योंकि इस इंटरव्यू में वो सवाल पूछा जा रहा है जिसका ताल्लुक उस मसले से है जिसे लेकर मुंबई में आग लगी थी कि दिलीप कुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े पुरस्कार निशाने इम्तियाज लौटा दें। वे हंगामे की आग के बीच प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस पुरस्कार ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है तो वापस कर दूंगा, लेकिन फैसला आपका होगा। जब वाजपेयी पाकिस्तान जा रहे थे तब उसी दिलीप कुमार को वो साथ चलने के लिए कहते हैं। निशाने इम्तियाज को लेकर हुए विवाद के वक्त उन्होंने कहा था कि 65 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद मुझे अपनी वफादारी ठाकरे को साबित करनी पड़ रही है। शिवसेना ने मांग की थी, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी। बीजेपी ने उस वक्त इतना ही कहा था कि फैसला दिलीप कुमार को करना है। दिलीप कुमार ने फैसला किया और पुरस्कार नहीं लौटाया। Let me begin by asking you, what exactly is your response to the demands made by political parties, including the Shiv Sena, that you return the award conferred on you by Pakistan last year? No other party has made any demand of that sort. It's only the Shiv Sena and their leader who said that I should return the award, and if I don't return the award, then I should leave this country, get back to Pakistan and live there. This is, and I think it's an abominable pronouncement by a responsible person. It has no legal validity. It's hurtful. It offends one's sense of personal dignity, and one feels wronged, makes you feel angry. And the fact that it comes from people who are concerned with the ruling party of a state
It's also amazing and very surprising. So you've chosen to come to Delhi to meet Prime Minister Vajpayee. But did you, at any point before this, consider seeing Balasaheb Thackeray yourself? After all, you've known him a long time in Mumbai. I do not think that any useful purpose would have been served in meeting him, because he is a little adamant in his nature. He can be very nice and has been extremely affectionate and kind with me when he feels like it, but it seems that he is on the lookout for any little thing to it seems that any little thing can excite him and agitate him. Sir, if the government of India suggests that you return the Imtiaz-e-Pakistan, will you consider doing it? I have written to the Prime Minister that if he deems, if to his mind the award injures or lowers the prestige of this country, or in any way is harmful in any manner whatsoever, and if he thinks so, I'll surrender this award to the Chief Prime Minister. This is what I have said, and I thought that the warm agitation in Bombay, the issue has been given a lot of temperature, and there's a lot of hype given to it by newspapers. So I thought I should do something. The best thing is to give the matter over to the head of the state, so that in his own judicial and prudence, wisdom, he can evaluate it and decide. 10 साल बाद जब 2009 में दिलीप कुमार बीमार हुए, तब बाला साहब ठाकरे ने उनका हाल पूछा था और वे उसी कमरे में उसी बिस्तर पर भर्ती हुए जिस बिस्तर पर एक सप्ताह पहले बाला साहब ठाकरे एडमिट हुए थे। मुंबई मिरर की रिपोर्ट है और दोनों के डॉक्टर एक ही थे, डॉक्टर जलील पारकर। वो किस्सा जलील पारकर से सुनिए, जो दिलीप कुमार को जमाने से जानते हैं। रही बात डॉक्टरों की, वो काफी इज्जत करते थे डॉक्टरों की, डॉक्टरों से पूरा भरोसा था। मुझे याद है कि उनके एक डॉक्टर थे जो मुझे लगता है 1950 या 1960 से उनके दोस्त रहे होंगे, जिनका नाम था सीनियर डॉक्टर गोखले, जो बैंड्रा में प्रैक्टिस करते थे। उनके साथ एक भाईचारे का रिश्ता था। उनके बेटे जो हैं डॉक्टर नितिन गोखले, वो उनके प्राइमरी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं पिछले 30 साल से। मैं उनके साथ जुड़ा था इलाज के बारे में 21 साल से, लेकिन मैं बचपन से उन्हें देखता आया हूं, क्योंकि मेरे वालिद, मेरे पिताजी जो हैं, उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई को इंट्रोड्यूस करवाया था। इनके कुछ आखिर के दिनों में बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए थे उनके इलाज के लिए। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय चौहान ने उनको बहुत बार इलाज दिया है। डॉक्टर सीनियर बापड़ जो थे, वो उनका इलाज करते थे और वो उनको बहुत चाहते थे, और जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होता था वो उन्हें बुलाते भी थे। सीनियर डॉक्टर राममूर्ति थे, जो अभी नहीं है, उन पर भी उनको काफी भरोसा था। और हमारे जनरेशन के डॉक्टर्स में डॉक्टर नितिन गोखले है, मैं हूँ, फिर उन्होंने विनय चौहान जो उनके न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर बंदूकवाला, डॉक्टर शशांक जोशी, हाल में डॉक्टर अनीता पटेल भी आई थी, उनको सायरा जी ने इनवाइट किया था उनको देखने के लिए। और मुझे लगता है कल शायद डॉक्टर जयदीप पालिप भी आए थे, क्योंकि हम कुछ प्रोसीजर करना चाहते थे, तो हम ओपिनियन लेना चाहते थे। इंटेंसिविस्ट, बहुत सारे इंटेंसिविस्ट ने उनका इलाज किया।
उनके पुराने इंटेंसिविस्ट जो थे, उनका नाम है डॉक्टर प्रकाश चंदानी, जो अभी लीलावती में है। हम लोग एक टीम की तरह उनका इलाज करते थे। रहा सवाल उनकी तंदुरुस्ती के बारे में देखभाल करने का, तो इसमें सब में बड़ा हाथ उनकी पत्नी सायरा जी का है। उन्होंने इतने साल उनकी बहुत हद से ज्यादा, मैं तो कहूँ, बड़ी कशिश से वो उनकी देखभाल की है। हमने पूरी जद्दोजहद से कोशिश की थी सबने कि उनको हम बचा सकें, लेकिन उम्र का तकाजा भी तो होता है कि जो भी उनको बीमारियां थी उसका हमने पूरी तरह कोशिश की इलाज करने की, लेकिन उम्र के तकाजे की वजह से उनका निधन आज सवेरे हो गया। दिलीप कुमार के 2 छोटे भाई कोविड की बीमारी से पिछले 1 साल के बीच गुजर गए। उनका घर इस वक्त गमों से भरा हुआ है। उनकी अदाकारी हम सब के हिस्से में मौजूद है। दिलीप कुमार ने सिनेमा में अभिनय को अध्याय में बदल दिया, इसलिए उन्हें मेथड एक्टर कहा जाता है। मुगल आजम जैसी फिल्म में सलीम के किरदार को बादशाहत देने वाले दिलीप कुमार को कम समय में देखना या उनके बारे में समझाना बहुत मुश्किल काम है। ये जख्म नहीं, फूल हैं दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बहार की रुसवाई है। सुनो, ये कातिल ही नहीं, दिलदार भी है, ये शाख गुल भी है, तलवार भी है। इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का किरार देखना चाहता हूं। इन्हें न देखिए शहजादी, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो, और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं मर जाऊंगी। नारकली, तो फिर यूं नहीं, वो आपका दूध जो खून बनकर मेरी रगों में जी रहा है, कहिए तो वो सब आपके कदमों में बहा दूं, मगर मुझसे उसका सूद वसूल न करें। चंदा, और तुम और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। शुक्रिया उदया तारा नायर का, जिन्होंने उनकी 456 पन्नों की आत्मकथा लिखी है, जिसे हे हाउस इंडिया ने प्रकाशित की है। यह किताब ना होती तो इतने कम समय में आप नहीं जान पाते कि दिलीप कुमार नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के चेयरमैन रहे हैं कई वर्षों तक। दिलीप साहब अपनी आत्मकथा में केवल खुद को याद नहीं करते हैं, बहुत कम याद करते हैं। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़कर आई वीरा राव को भी याद करते हैं, जो ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए फंड जुटाने में उनकी मदद करती थी, जिनके इसरार पर दिलीप साहब तैयार हो गए कि बॉम्बे से पुणे के बीच एक ट्रेन चलेगी, लोग उनके साथ टिकट खरीदकर सफर करेंगे और वो पैसा ब्लाइंड एसोसिएशन के काम आएगा। बात 1960 की है। 10 साल तक वो ट्रेन चली। दिलीप कुमार यात्रा करते थे। दिलीप कुमार ने हर साल अपनी जेब से 50,000 दिए और इस किताब में बता रहे हैं कि जो पैसा जमा हुआ है उससे हमने दुनिया भर से ब्रेल में लिखी बेहतरीन किताबें मंगवाई। किसी ने पेशावर से खत लिख दिया कि वहां ब्लड बैंक नहीं है और पहली बार एक संस्था ब्लड बैंक बना रही है, तो क्या वे उद्घाटन करना चाहेंगे? दिलीप कुमार पेशावर चले गए। बहुत ही मॉडेस्ट और हम्बल नेचर के थे दिलीप साहब, तो उनको उनके एक्टिंग को प्रेस करना या उनके बारे में ज्यादा बात करना उनको ठीक नहीं लग रहा था। एक्चुअली शुरू से जब सायरा ने कहा कि आपका ऑटोबायोग्राफी आप लिखना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि ऑटोबायोग्राफी मैं इसलिए नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि द वर्ड आई हैव टू यूज द वर्ड आई थ्रू आउट एंड आई डोंट लाइक इट, so that is why he was not writing an autobiography. Finally, जब उन्होंने कुछ किताबें पढ़े थे उनके बारे में जो लिखा था और उन्होंने देखा कि उसके अंदर सब डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स थे, तो उन्होंने एग्री किया कि मैं मेरा ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए तैयार हूँ और मुझे चूज किया लिखने के लिए।
तो he was so humble that he didn't want to talk about his work in great detail. इसलिए उस बुक में आपने देखा होगा कि 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन में दूसरे लोग उनके बारे में बात किए हैं। वो सेक्शन में मैंने कोशिश किया है कि जो दिलीप साहब खुद कहना नहीं चाहते थे वो सब उसमें आए। बहुत ऑनेस्टली उन्होंने सब बताया मुझे। सिर्फ इतना कहा उन्होंने कि जब मेरी लाइफ की मेरे अफेयर्स के बारे में, लव अफेयर्स के बारे में आप लिखेंगे तो उसमें डिग्निटी और जो एक्सप्रेशंस यूज करेंगे और जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो डिग्निफाइड होना चाहिए, क्योंकि उनके इमेज के हिसाब से कुछ चीपनेस नहीं आना चाहिए उसमें। इतना ही मुझे कहा उन्होंने, तो मैंने वो मेंटेन किया है। ही वाज कंफर्टेबल विद सर्टेन सेट ऑफ पीपल और उन्होंने उनके साथ ही काम किया है, क्योंकि उनको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी था। जो लोग कहते थे इंटरफेयर करते थे डायरेक्शन में, वो गलत है। एक्चुअली इट वाज हिज इन्वॉल्वमेंट। हर डिपार्टमेंट में जो क्वालिटी मेंटेन करना था वो उन्होंने कोशिश किया था मेंटेन करने, क्योंकि उनको ये पहले से मालूम था कि फिल्म मेकिंग ऐसा व्यवसाय, एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है। तो एक प्रोडक्ट जो मार्केट में जाएगी, एक फिल्म, वो प्रोडक्ट बेहतरीन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उदया तारा जी। इन्होंने ही दिलीप कुमार की आत्मकथा लिखी है। पश्तो, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, मराठी और गुजराती भी आती थी, तमिल और तेलुगु भी। इस देश की संस्कृति में कोई पानी की तरह बहता रहा होगा, तभी इतनी जुबान का मालिक बना होगा। राज कपूर से जब मिलते थे तो अपने बचपन की बातें पश्तो में किया करते थे। मुझे पता है आप मशाल और शक्ति फिल्म में उनकी अदाकारी की बात करना चाहते हैं। पत्रकार विनोद कुमार की उस रात की, जिसकी अदाकारी की छाप उस फिल्म को देखने वालों के मन में अभी तक है। अब वैसे किरदार के लिए दिलीप कुमार होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिद्दीक कप्पन से पूछ सकते हैं। पत्रकारिता के बुनियादी काम करने के लिए केरल के इस पत्रकार को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कानून यूएपीए की धारा में बंद कर दिया गया है। सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकार आज भी चीख रहे हैं कि कोई उनकी पुकार सुन ले, सत्ता के खेल को समझ सके। दिलीप कुमार साहब का कौन सा गाना आपको याद आ रहा है? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ब्रेक ले लेते हैं। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे समस्या सुधार के लिए हुआ है या छवि सुधार के लिए? प्रधानमंत्री ने 12 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें से 7 कैबिनेट मंत्री हैं। 36 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर को राज्य मंत्री बनाया गया है। इस तरह से आप आज के मंत्रिमंडल विस्तार को नया नाम दे सकते हैं, प्रधानमंत्री राज्य मंत्री विस्तार योजना। प्रधानमंत्री राज्य मंत्री विस्तार योजना के तहत 36 नए चेहरों में ज्यादातर को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। आज पत्रकारों के लिए गणित के अभ्यास का दिन रहा। उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी कि कितने ओबीसी बन गए हैं, कितने दलित बन गए हैं और सब जोड़ घटाकर कितने ब्राह्मण बन गए हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव हो रहा है। बहुत दिनों से चल रही बात बदल नहीं रही थी, इसलिए मंत्री बदल दिए गए हैं ताकि बात बदल जाए। मैं नारायण तातुरानी, सर्वानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राष्ट्रपति भवन में हुआ यह लंबा शपथ ग्रहण किसी नई सरकार के शपथ लेने से कम नहीं था। प्रधानमंत्री ने ताश के पत्तों की तरह मंत्रिपरिषद को फेंट दिया। पहले 12 मंत्रियों के इस्तीफे लिए
और फिर 43 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया। इनमें 36 नए हैं और 7 ऐसे हैं जो पहले राज्य मंत्री के पद पर थे, लेकिन अब प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट दर्जा दे दिया गया है। इस पूरी कवायद में सबसे हैरान करने वाला फैसला रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और हर्षवर्धन को बाहर करने का रहा। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक और सदानंद गौड़ा जैसे दिग्गजों के भी इस्तीफे ले लिए गए। नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया गया। 20 साल से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। इस क्षेत्र की जनता और देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। बुधवार को जितने मंत्रियों को राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई वो मोदी मंत्रिपरिषद की कुल संख्या के करीब आधे हैं। अब मोदी सरकार में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की तादाद कुल 78 हो गई है, जबकि पहले ये तादाद 42 थी। इनमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बाकी 22 राज्य मंत्री हैं। नई मंत्री परिषद की कई खूबियां बताई जा रही हैं। सरकार में अब 12 अनुसूचित जाति और 27 ओबीसी समुदाय के मंत्री हैं। महिला मंत्री अब कुल 11 हैं, जबकि मंत्रिमंडल की औसत उम्र 58 साल है। यूपी के चुनाव को देखते हुए 7 मंत्री यूपी से बनाए गए हैं, जबकि बिहार में जेडीयू को उसका कद बता दिया गया है। बस सिर्फ एक आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया और जेडीयू के कोटे में बागी एलजेपी के नेता पशुपति पारस भी डाल दिए गए हैं। विस्तार में मणिपुर और त्रिपुरा तक से मंत्री शामिल हैं। लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों की जगह नए चेहरों को मौका देकर प्रधानमंत्री ने जैसे पूरे घर को ही बदल डाला है। जून 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद इतना व्यापक फेरबदल बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हद तक अपने ही कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों के कामकाज से असंतुष्ट और नाखुश थे। उनके नए मंत्रिमंडल के स्वरूप से साफ है कि प्रधानमंत्री ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए युवा चेहरों पर ही भरोसा करना ज्यादा पसंद किया। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।